पिछले 100 साल में मुंबई की हिस्ट्री से जुड़े 4 इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनमें से कौन सा इंसिडेंट सही है और कौन सा गलत, यह आपको मुझे बताना है। ओके, डील। किसी ज़माने में मुंबई में कई सारे टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी। सही है। किसी टाइम में मुंबई की सड़कों पर ट्रैम ट्रेन चलती थी। सही है। किसी वक्त मुंबई में 4 आने में वड़ा पाव मिलता था। ये बात भी सही है। अब चौथा इंसिडेंट, ठीक से सुनना। किसी ज़माने में मुंबई में 5,000 डिब्बे वाले काम करते थे और वो रोज़ 2 लाख मुंबईकरों को अपने खाने का डब्बा देते थे। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? भाई ये बात भी सही है। अगर कुछ गलत घटा है तो डब्बे वालों के कारोबार का गणित। जिस मुंबई में 5,000 डिब्बे वाले काम कर रहे हैं, उनमें से 4,000 डिब्बे वालों पर आज बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है। जिन डब्बा वालों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि लोकल ट्रेन अगर मुंबई की जान है तो डब्बा वाले मुंबई की शान है, लेकिन आज उन्हीं डब्बा वाले का डब्बा खाली है। आज ये 5,000 डिब्बे वाले अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? 130 साल का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उन्हें आज अपने अस्तित्व के लिए क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले डब्बे वालों का इतिहास समझना ज़रूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1890 में, जब एक पारसी बैंकर ने एक मराठी व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए रोज़ मेरे घर से मेरा खाने का डब्बा लेकर आओगे? महादू हाउजी बच्चे, इस व्यक्ति ने इस काम के लिए हाँ कर दी और उसी क्षण डब्बे वालों के गौरवशाली इतिहास का पहला अध्याय लिखा गया। उस समय एक डब्बा और एक डब्बे वाले से शुरू हुआ यह सफ़र आज 5,000 डब्बे वाले और 2 लाख डब्बे यहाँ तक पहुँच गया है। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद टोपी, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल और गले में तुलसी की माला, ये इन डब्बे वालों की पहचान है। सुबह 9 बजे डब्बा पिक करना है, 1 बजे मालिक को पहुंचाना है और शाम को 5 बजे घर वापस लाकर रिटर्न करना है। चाहे बारिश हो, तूफान हो, हड़ताल हो या भूकंप, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न हो, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए तय समय पर तय जगह पर डिब्बा पहुंचाने का काम ये डब्बा वाले पिछले 130 सालों से बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। आज मुंबई में टोटल 131 लोकल रेलवे स्टेशन है और इनमें से एक भी स्टेशन ऐसा नहीं है जहां ये डब्बे वाले खाने का डब्बा नहीं पहुंचाते हो। जहां स्विगी जोमेटो के सो कॉल्ड टेक सेवी डिलीवरी बॉयज़ को 5 किलोमीटर रेडियस के बाहर डिलीवरी देने के लिए रोते हैं, वहीं पे ये 5,000 कम पढ़े लिखे डब्बे वाले पूरी मुंबई में अपनी सर्विस देते हैं, और वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि इनका काम विचारों पर आधारित है। काम ही पूजा है, जन सेवा ही ईश सेवा है, अन्नदान महादान है, एकता ही सच्ची ताकत है। जो भी नया डब्बा वाला काम से जुड़ता है उसे सबसे पहले ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, ट्रेनिंग बाद में। इसलिए कोई भी डब्बा वाला कभी भी अपने काम और समय के साथ धोखा नहीं करता। इन्हें ना अंग्रेजी आती है, ना ठीक से पढ़ना लिखना, फिर भी ना इनका कभी काम रुका ना ये खुद रुके। इनमें से कोई भी हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई उतना ही हाईली इफ़िशिएंट है जितना कि किसी कंपनी का सीईओ या मैनेजर होता है। डिब्बे पर ना कोई नाम, ना पता, ना पिन कोड। घर से निकलने के बाद एक डिब्बा 6 अलग अलग हाथों से गुजरता है, लेकिन फिर भी सही जगह पर सही समय पर सही व्यक्ति तक वो पहुंचता है। पोस्ट की डिलीवरी पिन कोड के बेसिस पर होती है, अमेज़ॉन की डिलीवरी बारकोड के बेसिस पर होती है, लेकिन डब्बे वालों के डब्बे की डिलीवरी उनके ही अपने कुछ खास सीक्रेट कोड के बेसिस पर होती है। ये कोड समझने में तो बहुत आसान ही है, लेकिन साथ ही साथ फुल टू एरर प्रूफ भी है। एग्जाम्पल के लिए ये कोड देखो। लेफ्ट साइड में जिस एरिया से डब्बा पिक करना होता है उस एरिया के डिब्बे वालों का ग्रुप कोड है। उसके बाद ऊपर ये डिब्बा जिस स्टेशन पर पहुंचाना है उस डब्बे का कोड होता है। इन पहले 2 कोड का मीनिंग ये है कि इस एरिया के ए ग्रुप का डब्बा वाला उस डब्बे को पिक करेगा और उसे विले पार्ले स्टेशन पर लेकर जाएगा। अब इसमें बीच में लिखे 3 नंबर का मतलब ये हुआ उस रेलवे स्टेशन का नंबर जहां पर इस डब्बे को लास्टली पहुंचाना है। मुंबई में टोटल 131 रेलवे स्टेशन है और इनके रिकॉर्ड के हिसाब से 3 नंबर का रेलवे स्टेशन आता है चर्च गेट, और लास्ट में राइट साइड में लिखे हुए कोड का मतलब है उस डिब्बे का फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल 2 उस ग्रुप का कोड है जो इस डब्बे को डिलीवर करेगा। X का मतलब है बिल्डिंग का नाम और 12 का मतलब है 12वीं मंजिल। इस पूरे कोड का मतलब हुआ चर्चगेट स्टेशन से 2 नंबर के ग्रुप का डब्बा वाला उस डब्बे को पिक करेगा,
एक्सप्रेस टावर इस बिल्डिंग में जाएगा और वहाँ 12 फ्लोर पर डब्बे को डिलीवरी करेगा। ये उनकी अपनी कोडिंग सिस्टम है जो बहुत ही मजबूत है, यूनिक है और देसी है। इन्होंने इनकी डिलीवरी सिस्टम को इतना सिंपल और सिस्टमेटिक रखा है कि इसे हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मैग्नीफाइंग ग्लास से सर्च करने के बाद भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली, इसलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इन्हें बिना पूछे ही 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन दे दिया है। बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज को 6 सिग्मा सर्टिफिकेट पाने के लिए नाक में दम आ जाता है। आपको 6 सिग्मा सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप अपने बिजनेस में 60 लाख ट्रांजैक्शंस करते हो और गलती की एक भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नॉट अ सिंगल एरर इन 60 lakhs ट्रांजैक्शंस, तब जाके मिलता है 6 सिग्मा सर्टिफिकेट। तब आप सोच सकते हो कि हमारा डब्बा वाला और उसकी कोडिंग सिस्टम कितनी मजबूत है। कोडिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इनका टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी सॉलिड है। 9 से 10:30 के बीच हर एक डब्बा वाला अपने डब्बे को उस घर से पिक करता है, उसे नज़दीकी स्टेशंस पर लाता है, सॉर्टिंग करता है और लोकल ट्रेन में लोड कर देता है। 10:30 से 11:30 के बीच लोकल ट्रेन से जर्नी होती है। 11:30 से 12:30 के बीच सभी डिब्बे डेस्टिनेशन लोकल स्टेशन पर उतारे जाते हैं और एक बार सॉर्टिंग की जाती है और उनके डिब्बे उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स को सौंप दिए जाते हैं। 12:30 से 1 ये वो टाइमिंग है जहां हर एक डब्बा अपने फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचाया जाता है। 1 से 1:30 बजे के बीच इनके लंच का समय होता है। 1:30 से 2:30 बजे के बीच सभी डिब्बों को उस ऑफिस से अब रिटर्न के लिए पिक किया जाता है। 2:30 से 3:30 के बीच उन्हें नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर लाया जाता है। एक बार फिर से सॉर्टिंग होती है। 3:30 से 4:30 के बीच हर डब्बा उसके सोर्सिंग स्टेशन पर उतारा जाता है और उतारने के बाद एक बार फिर से फाइनल सॉर्टिंग होती है और लास्ट में 4:30 से 6 बजे के बीच हर डब्बा अपने रिस्पेक्टिव घर में रिटर्न किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक डिब्बा ऑन एन एवरेज 6 डिब्बे वालों के हाथों से गुजरता है। फिर भी न कभी डब्बा गुम होने की कंप्लेंट, न समय पर डिलीवरी न होने की शिकायत। कमाल की सिस्टम है भाई। डब्बा वाला डब्बा पिक करने के टाइमिंग के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। यदि आप उसे डब्बा देने के लिए 1-2 मिनट की भी देरी करते हैं तो पहले तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, दूसरी बार आपको वार्निंग देगा और तीसरी बार आप चाहे उसे कितना भी पैसा दे दो, वो विनम्रता से ना कहकर अगले पिकअप के लिए निकल जाएगा। इसका सीधा सा कारण ये है कि यदि हर पिकअप के लिए हर कस्टमर के पास ऐसे 1-2 मिनट की देरी हुई तो पूरे प्रोसेस में 1-2 घंटे का डिले हो सकता है और इसके चलते इनका जो मेन टारगेट है 1 बजे के अंदर फाइनल डेस्टिनेशन पे डब्बा पहुंचाना, वो टारगेट ये लोग मिस कर सकते हैं जो इनको किसी भी हाल में नहीं करना है। डब्बा वाला वैसे तो देखने के लिए ऊपर से बहुत सादा और सरल है, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में वो बहुत ही सख्त है, खास कर समय के लिहाज से। इसलिए तो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए डब्बे वाले के पास आते हैं। इस पूरे सिस्टम की एक और खास बात, डिब्बा पिक करने से लेकर रिटर्न लाने तक ना कोई 2 व्हीलर, ना कोई टेम्पो, ना कोई ट्रक, ना कोई लॉरी और ना ही कोई छोटा हाथी। साइकिल, ठेला और ओवरहेड कार्ट्स, इन जैसे साधनों का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए तो वो हर महीने सिर्फ 800 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं ताकि हर कोई इनकी सर्विस को अफोर्ड कर सके। इसके अलावा अगर मालिक सुबह काम पर जाते वक्त कोई ज़रूरी सामान भूल जाता है, जैसे कि मोबाइल, वॉलेट या फाइल, तो घर वाले उस सामान को डब्बे वालों के हाथों से पहुंचाने में ज़रा भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि इतना विश्वास इन डब्बे वालों ने इतनी साल की मेहनत के बाद कमाया है। अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज पैसे कमाते हैं, लेकिन डब्बा वाला पैसे के साथ साथ विश्वास भी कमाया है। 2003 में लंदन के प्रिंस चार्ल्स डब्बे वालों से मिलना चाहते थे। प्रिंस इनके काम से बहुत इम्प्रेस थे, इसलिए वो 2003 में अपने भारत यात्रा के दौरान कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डब्बे वालों को 11:30 बजे अपने ऑफिस पर आकर मिलने का न्योता भेजा था। अब क्योंकि 11:30 का समय डब्बे वालों के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर हमसे नहीं हो पाएगा, माफ़ करना, ऐसे बता दिया। जवाब में प्रिंस के सेक्रेटरी ने उनसे पूछा, आप किसे ना कह रहे हो पता है? वो प्रिंस है, लंदन के राजा है, उनको ना कहने का मतलब क्या आप जानते हो? डब्बे वालों ने जवाब दिया, हाँ वो लंदन के राजा हो सकते हैं, लेकिन रोज 1 बजे डब्बा डिलीवर करने का कमिटमेंट हम जिसे कर चुके हैं, वो ग्राहक हमारे लिए भगवान के समान है। एक बार राजा को ना कह सकते, लेकिन भगवान को कैसे ना कहे? डब्बे वालों के टाइम की इस जेन्युइन प्रॉब्लम को समझते हुए बाद में प्रिंस चार्ल्स उन्हें मिलने खुद चर्चगेट रेलवे स्टेशन गए और वहां के फुटपाथ पर
20 मिनट की कर्टसी मीटिंग उन्होंने डब्बे वालों के साथ की। इसी मुलाकात के बाद असल में डब्बे वाले मीडिया की सुर्खियों में आने लगे, स्पॉटलाइट में आने लगे। मीडिया में कई जगह अब उनके बारे में लिखा जाने लगा। उनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले लाइन में खड़े होने लगे। नेशनल जियोग्राफिक्स और डिस्कवरी जैसे चैनल पर उनकी डॉक्यूमेंट्री आने लगी। भारत में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस उनके फंक्शंस में जाने लगे, उनके बारे में बात करने लगे, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगे। यहाँ तक कि मैं भी डब्बा वाला कहकर उनका समर्थन करने लगे, क्योंकि डब्बे वालों का वैलिडेशन अब असल में प्रिंस ऑफ लंदन ने किया था। तो अब हम कैसे पीछे रह सकते, इसलिए ये सारी हड़बड़ी मची हुई थी। हम भारतीयों के लिए ये एक अभिशाप ही है कि हम अपने अंदर की अच्छाई तब तक नहीं देख पाते जब तक कोई बाहर से आकर हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहता। जिस बिजनेस की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के काल में हुई थी, आज उसी एक ब्रिटिश के रिकमेंडेशन के बाद ये बिजनेस लाइमलाइट में आ चुका था। ये भी एक कैसा संयोग है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। प्रिंस आए चले गए, मीडिया आई चली गई, लीडर्स आए चले गए, सेलिब्रिटी आए चले गए। 130 साल पहले डब्बे वाले हैं और आज वो भी चले जाने के कगार पर है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? डब्बे वालों की सिस्टम में क्या लूप होल्स थी? क्या डब्बे वालों ने कोई गलती की थी? किस गलती की वजह से डब्बे वालों को आज उनके सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है? इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या कोई सोल्यूशन मौजूद है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। डब्बे वालों के प्रति आपकी भावनाएं आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।